हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज 14 दिसंबर है और हम लोग 14 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्रोतों से ली जाती है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, बिजनेस लाइन। ठीक है, तो द हिंदू की सब खबरें हैं, इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और काफ़ी हम डिटेल में कवर करते हैं। और जिसको इसके नीचे का बैकग्राउंड भी पढ़ना वो पढ़ सकता है, काफ़ी अच्छे से लिया गया है। ये देखो, सारा बैकग्राउंड है। ठीक है, फिर ये करंट अफेयर है, उसका सारा बैकग्राउंड है। तो चलो हम पहली खबर अपना करंट अफेयर शुरू कर देते हैं। ठीक, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन रहेगा, यह जनगणना 11,718.24 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से आयोजित की जाएगी, जो कि सही है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिकों को स्वयं गणना की अनुमति होगी, यह सही है। ठीक है, जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होकर 2027 में पूरी होगी, मतलब 2 चरणों में जनगणना होगी। ठीक, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो वो जाके पढ़ सकता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम डिटेल भी कवर करेंगे। तो जैसे कि देख लेते हैं थोड़ा बहुत डिटेल, जैसे कि मंजूरी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 14 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जनगणना 2027 को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। कितना लगेगा? 11,718.14 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यह डिजिटल जनगणना है। स्वयं नागरिकों को विशेष पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी संभालने की अनुमति होगी। देरी के कारण ये जनगणना आप लोगों को पता होगी हर साल 10 वर्ष में होती है, जो कि 2021 में संपन्न होगी, लेकिन कोविड के कारण से देर करना पड़ा था। यह डेटा सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और परिसमन की महत्वपूर्ण जानकारी होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार के संबंध में भारत की किस प्रशासनिक अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो कौन से अर्थ में चैंपियन ऑफ द अर्थ था, उसके रूप में से इनको प्रशासनिक अधिकारी को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया था। ये ठीक कहाँ से है? तमिलनाडु सरकार की मुख्य सचिव रही हैं। ठीक, सुप्रिया साहू 2025 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। ठीक, उनके पहलों में 2.5 मिलियन यानी 25 लाख हरित नौकरियों सृजित करने में मदद की है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2025 को किस नई पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत की? तो किसकी की? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और कंटेंट क्रिएटर्स की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्य समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया समारोह? विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया। मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की अध्यक्षता थी और विजेताओं को सम्मानित किया। ठीक, चलो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाल ही में गूगल ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस महत्वाकांक्षी परियोजना का अनावरण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में गूगल ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित डेटा से, अब गूगल जो है सौर ऊर्जा में डेटा संचालित करेगा, मतलब अंतरिक्ष में ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस महत्वाकांक्षी परियोजना को किया? प्रोजेक्ट स्कैनर। ठीक है, किसको? सन कैचर, प्रोजेक्ट सन कैचर के नाम से शुरू किया। किस प्रोजेक्ट नाम से? प्रोजेक्ट सन कैचर। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 14 दिसंबर 2025 को प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। किसकी? प्रोजेक्ट सन कैचर। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में ऐसे डेटा सेंटर तैनात करना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो। अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी 24/7 उपलब्ध होती है
जिससे निर्बाध ऊर्जा मिलती रहती है। पृथ्वी का कार्बन उत्सर्जन कम होता है। चुनौती, डेटा सेंटर को ठंडा रखना अंतरिक्ष में एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके नई तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक भैया, देख रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो नासा ने हाल ही में पुष्टि की कि उसने अपने किस ऑर्बिटर के साथ संपर्क खो दिया है। पिछले एक दशक में मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। कौन है? मावेन उपग्रह है। ठीक, 14 दिसंबर 2025 को नासा ने घोषणा की मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन अंतरिक्ष यान से संपर्क खो दिया है। मावेन जो था 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था, जो 11 वर्ष से, कितने वर्ष से, 11 वर्ष से लगातार जो है डेटा दे रहा था। इसने यह समझने में मदद की कि कैसे हवाओं ने मंगल पानी वायुमंडल को समय के साथ खत्म कर दिया है। ठीक है, मंगल के पानी को कैसे समय से पर खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना ने 16 दिसंबर 2025 को कोची में किस डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया। ठीक, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को शामिल किया। कौन? DSS A20। ठीक, ये है क्या, देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 16 दिसंबर को कोच्चि में नौसेना में कमान में DSC A20 को औपचारिक रूप से कमीशन करेगी। यह जहाज पूरी तरह से स्वदेशी रूप से, मतलब जो भारत में ही बनाया जाए, रूप में डिजाइन और निर्मित है। इसका निर्माण टीटागढ़ पेंगस द्वारा किया गया। इसका उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों, पानी के नीचे मरम्मत और खोज एवं बचाव कार्य के लिए किया जाएगा। किसके? पानी के नीचे गोताखोरी करने के लिए, खोज और बचाव काम करने के लिए किया जाएगा। ठीक, कौन सा जहाज है? DSC कोची डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा परमाणु ऊर्जा विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है परमाणु ऊर्जा? निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अनुमति देना। मतलब जो परमाणु ऊर्जा अभी तक क्या था, केवल सरकारी विभाग बनाता था, तो सरकार सोच रही है कि अब इसको प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए, ताकि हम जो एनर्जी का टारगेट रखे हैं अचीव करने का, जितना हम उत्पादन करते हैं उससे अधिक उत्पादन करें। ठीक है, इसीलिए निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अनुमति दी है सरकार ने। शीतकालीन सत्र जो इतने समय चल रहा है ना, सत्र शीतकालीन चल रहा है, शीतकालीन सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को पेश किया। सुधार, यह पुरस्कार 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करेगा। किसमें करेगा? 1962 के परमाणु ऊर्जा संशोधन में संशोधन करेगा, ताकि छोटे स्मॉल मॉड्यूलर के क्षेत्र में निजी निवेश हो। स्मॉल मॉड्यूलर जैसे कि एक बहुत बड़ा होता है तो उसमें बहुत खतरा होता है, लेकिन छोटा जो होते हैं 300 मेगावाट के रूप में छोटे छोटे बने रहेंगे, कहीं भी इनको स्थापित किया जाएगा। ठीक, निजी निवेशकों की अनुमति दे दी। भारत का लक्ष्य है कि अपनी 7,500 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करना? 22,448 मेगावाट ऊर्जा करना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो आगे है चक्रवात दितवा और चक्रवात सेन्यार ने दिसंबर 2025 में भारत के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश को दर्ज किया। अब चक्रवात क्या होता है? ये दोस्तों चक्रवात 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि यहाँ पर बनता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, जो कि 30 डिग्री इधर से 0 से 30 डिग्री और इसी तरह 0 से 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो ऊपर बनते हैं। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये पानी और लैंड दोनों पे बन सकते हैं, लेकिन ये केवल पानी बनते हैं। और जैसे ही ये मान लो कि कॉन्टिनेंटल के अंदर या फिर ज़मीन पे जाते हैं, इनकी गति जो है कम हो जाती है, क्योंकि इनके लिए गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो दितवा जो है इसके कारण चेन्नई आंध्र प्रदेश में वर्षा से बाढ़ हुई। मौसम विज्ञान ने वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव ने रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात की तीव्रता में वर्षा में वृद्धि हुई, ये बताया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को ने 2014
मतलब यूनेस्को ने 14 दिसंबर को अमूर्त संस्कृति विरासत इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में किन नई वस्तुओं को शामिल किया है। ये वस्तुओं को शामिल किया गया है कौन सी, जो लुप्तप्राय पारंपरिक कला और शिल्प हो। और इससे पहले यूनेस्को ने अभी 2-3 दिन पहले किसको शामिल किया था अमूर्त संस्कृति धरोहर में, भारत की दीपावली को शामिल किया था। किसको? दीपावली को शामिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था यूनेस्को ने जो किसे जो है अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया था, दीपावली को। लेकिन ये एक त्यौहार था। अब ये क्या कह रहा है, कौन सी वस्तुओं को, तो लुप्त प्राय पारंपरिक वस्तुओं को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेस्टर्न ट्राइपो ये बहुत वेस्टर्न ट्राइगोपैन जो है, वेस्टर्न ट्राइगोपैन जो हाल ही में अपने सफल कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के कारण खबरों में बना था, एक किस भारतीय राज्य का पक्षी है। ये एक पक्षी है, ठीक है, जो शायद अफ्रीका का है और भारत में मतलब अफ्रीका का मूल निवासी इसको बोल सकते हैं। वेस्टर्न ट्राइगोपैन जो है, ठीक है, ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है, मतलब इसको जो है ब्रीडिंग करके इनको दोबारा बनाया, प्रोडक्शन इनका बना कर आया ताकि ये अपना दोबारा से प्रजनन कर सकें। ठीक है, वेस्टर्न ट्राइगोपैन जो है स्थानीय नाम जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पक्षी का राजा भी इसे जो है, जो वेस्टर्न ट्राइगोपा है ना, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। 13 से 14 दिसंबर 2025 खबरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इसके संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम मिला है। मतलब इनको जो आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे थे, उस सकारात्मक परिणाम मिला है। तो देख लेते हैं IUCN क्या है। IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, इसमें इसका कौन सा वल्नरेबल श्रेणी में आता है। ठीक, यह हिमालय में शीतोष्ण जंगलों में विशेषकर 1700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान करना। वेस्टर्न ट्राइगोपा है वो कहाँ का, मतलब किस राज्य का पक्षी है, तो वो हिमाचल प्रदेश का है। IUCN में कौन सा है, वल्नरेबल है। ठीक है, चलो वल्नरेबल प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। 14 दिसंबर 2025 को अमेरिका में किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। किस यूनिवर्सिटी में हो गई? ब्राउन यूनिवर्सिटी में। लो, ठीक है। 13 से 14 दिसंबर 2025 को अमेरिका के रोड आइलैंड से प्रतिष्ठित आईवी लीग स्कूल ब्राउन में यूनिवर्सिटी में गोलाबारी की घटना हुई है। ठीक है, चलो चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत द्वीप समूह के छात्रों को किस उपलब्धि के लिए UNEP पुरस्कार दिया गया? किस उपलब्धि के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ऐतिहासिक राय सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ऐतिहासिक सुरक्षा प्रदत्त करने के लिए। संगठन पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एक युवाओं ने एक नेतृत्व वाली NGO है। उन्होंने एक अभियान चलाया जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जलवायु परिवर्तन सलाहकार राय की मांगी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। और दिसंबर 2025 को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में किस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की? तो वही है वोट चोरी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल में किस वैश्विक संस्था ने विश्व की अनसुलझी चुनौतियों पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भविष्य का तापमान अनुमान से अधिक है? ये देख लो भैया, भाई कौन सी संस्था ने कहा है भविष्य का तापमान अनुमान से अधिक है? तो वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। ठीक, 12 से 14 दिसंबर 2025 के बीच जारी एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में चुनौती दी गई कि दुनिया जो है तापमान रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियां ग्लोबल वार्मिंग 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित में विफल रह गई है। मतलब सरकार ने जो टारगेट रखा था पूरी दुनिया ने कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर हम स्थिर रखेंगे, और वो बढ़ के कितना हो गई? 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, जो विफल हो गया। ठीक है,
कॉप जो है 30 यह ब्राज़ील में आयोजित हुआ, ब्राज़ील के बेलम में। इस शिखर सम्मेलन का एक आधार तैयार करती है। ठीक, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन दिसंबर 2025 में किस मार्ग पर प्रस्तावित किया जाएगा? तो जींद सोनीपत मार्ग पर प्रस्तावित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहा क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किस रन दिसंबर 2025 में किसमें किया गया? जींद सोनीपत में किया जाएगा। परियोजना रेलवे ने अपने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत कौन सी पहल के तहत? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की योजना बनाएगी। पहला प्रोटोटाइप ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत पर दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। ये ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती हैं जो केवल पानी और भाप से उत्सर्जित होगी। तो ये आज का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल में भी तैयार किया गया है। इसके नीचे बैकग्राउंड भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।